हेलो एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट फॉर जेई। आई एम इंजीनियर मनीष कुमार। आज मैं आप लोगों से कैलकुलस का कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं टाइप ऑफ फंक्शन से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराने का कोशिश करूंगा जो कि प्रीवियस ईयर आईआईटी जेई में पूछ चुका। इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर देख लीजिएगा, तो उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस का क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। चलिए मैं कुछ और भी क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो खास करके आईआईटी जी मेन एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस बार एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है वो क्वेश्चंस। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चंस होगा इस लेक्चर का वो होगा लेट एक्स बी अ सेट विथ एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि x एक सेट है जिसमें एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स हैं एंड y बी अ सेट विथ एग्जैक्टली 7 एलिमेंट्स इफ़ अल्फ़ा इज द नंबर ऑफ वन फंक्शंस फ्रॉम x to y and beta is the number of onto functions from y to x, then value of 1y factorial 5 into beta minus alpha is। तो अब इसी का वैल्यू आप लोगों को फाइंड करना है और आप लोग देखिए इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ वन फंक्शन और नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और नंबर ऑफ वन फंक्शन या नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सभी थ्योरी मैं इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो आप लोग वो सभी लेक्चर्स यानी कि लेक्चर जो मैं फंक्शंस का बताया हूँ उसको आप लोग ज़रूर देखें, और देखने के बाद अगर आप इस लेक्चर्स को स्टडी करते हैं तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा और बहुत इजी वे में इसको समझ भी सकते हैं। तो पेन और कॉपी ज़रूर रख लीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चंस है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो बहुत ही आप लोगों को ये इजी लगेगा। देखिए क्या एक्स एक सेट गिवन है और इस सेट में टोटल कितना एलिमेंट गिवन है, 5 एलिमेंट गिवन है। तो इस तरह से अज्यूम कर लीजिए 5 एलिमेंट शो कर दिया, और सेट वाई है। सेट वाई में कितने एलिमेंट हैं, तो 7 एलिमेंट है। इसको मान लेते हैं कि B1 है, B2 है, B3 है, B4 है एंड B5, B6 और B7। तो टोटल यहाँ पे देखा जा रहा है को डोमेन में टोटल 7 एलिमेंट और डोमेन में टोटल 5 एलिमेंट है। चलिए इतना तक तो आप लोग समझ गए हैं। यानी कि हम लोग जो देख रहे हैं डोमेन और यहाँ पे फंक्शन इस तरह से फ्रेम किया गया। तो नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम x to y आप लोग से पूछा जा रहा है। अल्फ़ा इज़ द नंबर ऑफ वन फंक्शन। तो चलिए अल्फ़ा कैलकुलेट करते हैं। x से y में हम लोग को वन फंक्शन डिफाइन करना। तो देखिए वन का मीनिंग है 1 to 1 मैपिंग। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए 7 ऑप्शन, और आप ये भी जानते हैं यहाँ पे m का जो वैल्यू यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन इज़ 5 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन को डोमेन इक्वल टू 7। यहाँ m का वैल्यू 5 और n का वैल्यू 7 है। तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला से भी वन फंक्शन निकाल सकते हैं, और वो होता है फार्मूला 7p5। तो इस तरीके से आप लोग 7 में से 5 का मैपिंग कराना है। चूँकि वन है इसलिए 7 में 7 तो मैपिंग में पार्टिसिपेट लेगा नहीं। 5 एलिमेंट के लिए 5 एलिमेंट ही चाहिए। तो इस 7 में से 5 एलिमेंट का जस्ट अरेंजमेंट ही आपका वन फंक्शन हो जाएगा। तो अरेंजमेंट के लिए क्या करते हैं, परमुटेशन का फार्मूला यूज़ करते हैं। तो 7p5 आपका नंबर ऑफ वन फंक्शन निकल गया। अब देखिए जो सेकंड पार्ट है वो है बीटा के लिए। तो बीटा किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। इस बार देखिए बीटा इज़ नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन फ्रॉम y to x है। देखिए इस बार डोमेन और कोड में बदल दिया गया, यानी ऑन्टो फंक्शन आपको इधर से इधर में फाइंड करना। ये मान लीजिए g है नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन, और ये कह सकते हैं कि बीटा है ये, और यहाँ पे f अल्फ़ा था नंबर ऑफ वन फंक्शन था x to y में, और ऑन्टो फंक्शन है y to x के लिए।
तो यहाँ पे क्या होगा कि बीटा के लिए डोमेन और कोडोमेन इंटरचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 थिंग्स है और उसको क्या करना है 5 डिफरेंट थिंग्स के साथ मैप कराना है। तो इस तरह से समझिएगा कि 7 डिफरेंट बॉल को 5 प्लेयर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यानी कि नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शंस किस तरीके से निकालते हैं। तो नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन का मीनिंग होता है कि डोमेन के एलिमेंट को कोडोमेन के एलिमेंट के साथ इस तरह से मैप कराना है कि कोडोमेन का एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, वैकेंट नहीं रहना चाहिए। तो चलिए क्या करते हैं हम लोग, इस तरह से समझिए कि आपके पास टोटल 7 थिंग्स है और उसको 5 प्लेयर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, देखिए ऐसे कर सकते हैं आप लोग। 1 फर्स्ट प्लेयर को 1, सेकंड प्लेयर को 1, थर्ड प्लेयर को भी 1, फोर्थ को भी 1 और फिफ्थ को बाकी बचा हुआ 3 थिंग्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। तो इस तरह से टोटल 7 हो गया, 1 1 1 1 एंड 3। सेकंड केस आप लोग ऐसा चुन सकते हैं 1 1 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो ये 2 तरीका हो सकता है, यानी ये आप इसको केस 1 एज्यूम कर सकते हैं और इसको केस 2 एज्यूम कर सकते हैं। हम लोग इस क्वेश्चंस को डायरेक्ट ऑनटो फंक्शन के फार्मूला से भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज़ नहीं करना चाहेंगे क्योंकि इसका कैलकुलेशन में हो सकता है कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो। तो हम लोग इस मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शंस का मीनिंग होता है 7 डिफरेंट थिंग्स को यहाँ पे क्या करना है 5 डिफरेंट बॉक्स में फिलअप करना है, या ऐसा समझिएगा कि 7 डिफरेंट बॉल को 5 प्लेयर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो दैट कि कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको बॉल नहीं मिलना चाहिए, यानी सभी प्लेयर को कम से कम एक एक बॉल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो चलिए ये तरीका हो सकता है, सभी को कम से कम एक एक मिल चुका है, 5 प्लेयर को सभी को मिल चुका। तो देखिए फर्स्ट केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका होगा वो क्या होगा फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई यहाँ पे फैक्टोरियल 1 टू द पावर 4 आई इंटू फैक्टोरियल 3। अब देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका होता है जिसमें ये 4 ग्रुप या 4 प्लेयर्स यहाँ पे इक्वली यानी इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इक्विवेलेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी उसके लिए यहाँ पे फैक्टोरियल 4 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। साथ में ये 5 डिफरेंट प्लेयर्स हैं वो आपस में ही बॉल को इधर उधर कर सकते हैं, इसलिए 5 प्लेयर को आपस में फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर दीजिएगा। ठीक है, इतना तक ओके हो गया है। तो थोड़ा सा अगर आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशंस का नॉलेज होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसको आप लोग समझ जाएगा। अब देखिए सेकंड केस में तो और जब केस लीजिएगा तो और होता है, और का मीनिंग होता है कि केस को हम लोग ऐड करते हैं, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे। सेकंड केस में क्या होगा तो यहाँ पे फैक्टोरियल 5, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फैक्टोरियल 5 टोटल 7 थिंग्स था और उसको हम लोग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए थे 1 1 1 2 2 था। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 1 को 3 टाइम्स, फैक्टोरियल 2 को 2 टाइम्स, और यहाँ पे ये इक्विवेलेंटली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यानी कि 3 ग्रुप को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो इक्वली जब डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा 3 ग्रुप में तो वो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कीजिएगा। यहाँ पे भी 2 ग्रुप में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। एंड चूँकि ये पांचों ग्रुप आपस में इधर उधर हो सकता है, यानी आपस में अरेंजमेंट उसका हो सकता है, सो यू हैव टू राइट फैक्टोरियल 5 हियर। अब देखिए क्या करना है, इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, तो सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 कॉमन हो जा रहा है, और जो यहाँ पे आपका बचेगा फैक्टोरियल 3 भी देखिए यहाँ पे कॉमन हो रहा है, तो कॉमन निकाल लेते हैं। बाकी बच गया यहाँ पे फैक्टोरियल 4 यानी 24 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा देख सकते हैं, यहाँ पे बच गया फैक्टोरियल 3 कॉमन, तो यहाँ पे 8। तो ये देखिए इसी को अभी सिंप्लीफाई कर लेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर दीजिएगा और इसको आप लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल यहाँ पे 2 मिल जा रहा है। तो अब देख लीजिएगा कि क्या कैलकुलेट करना है आप लोग को। तो यहाँ पे देख लीजिए
बीटा माइनस अल्फ़ा हम लोग को कैलकुलेट करना है और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो बीटा का वैल्यू मिल गया फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3 का मीनिंग आपका 6 हो जाएगा। और यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा तो 24 और यहाँ 1 और 3 4 हो जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कैंसिल हो जा रहा है। तो ये इस तरीके से आपका हो गया फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 5 बाई 36। तो ये आपका बीटा मिला और अल्फ़ा आपके पास है फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 2 यानी 2। अब देख लीजिए देयरफॉर बीटा माइनस अल्फ़ा बाई फैक्टोरियल 5 कैलकुलेट करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे देखिए इसको आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे फैक्टोरियल 7, अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो फैक्टोरियल 7 हो जाएगा कॉमन। तो कॉमन निकाल लीजिए और यहाँ पे बच गया फैक्टोरियल 5 का मीनिंग 120 बाई यहाँ पे 36 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे आपका केवल 1/2 बच जाएगा और फैक्टोरियल 5 से इसको डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड कर दिया हूँ और यहाँ पे देखिए तब आपका 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 5 तक हो जाएगा कैंसिल। और यहाँ पे आपका हो गया 36 से इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 18, यहाँ पे 60 और 6 18 6 को 60। तो 10/3 और यहाँ पे आ जाएगा 20 माइनस 3 यानी कि 17/6। तो 6 से 6 को कैंसिल कर दीजिए और फाइनली आप लोग का आंसर मिल गया 17 इंटू 7 यानी 119। तो इस तरह से 119 इज़ द करेक्ट आंसर आ गया है। तो इसी टाइप का क्वेश्चंस देखिए आपको जी एडवांस में मिलता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, हम लोग इसको काफ़ी इजीली सॉल्व किए हैं। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो ये जो तरीका है वो परमुटेशन कॉम्बिनेशंस का तरीका यूज़ किया गया है। यहाँ पे ऑन्टो फंक्शंस निकालने के लिए जो सेकंड तरीका यानी जो फार्मूला है उससे अगर आप बनाते तो आप लोग को इतना सोचना नहीं पड़ता। तो देखिए फार्मूला से भी मैं इसको बता देता हूँ आप लोग। तो फार्मूला से जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो वो किस तरह से सॉल्व होगा, तो यहाँ पे आपको ऑन्टो फंक्शंस के लिए कुछ इस तरह से सोचना कि m का वैल्यू हो गया 7 और n का वैल्यू हो गया 5। यानी इंटरचेंज जब किए थे यानी इधर 7 एलिमेंट था और इधर था आपके पास 5 एलिमेंट और आप बनाए थे ऑन्टो फंक्शन। तो ऑन्टो फंक्शन में m का वैल्यू 7 n का वैल्यू 5। तो नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शंस जो निकालने का फार्मूला होता है 5 टू द पावर 7 माइनस 5c1 5 माइनस 1 टू द पावर 7 प्लस 5c2 5 माइनस 2 टू द पावर 7 और यहाँ पे माइनस 5c3 5 माइनस 3 टू द पावर 7 प्लस 5c4 और यहाँ पे 5 माइनस 4 टू द पावर 7। तो ये तरीका से हम लोग ऑन्टो फंक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 टू द पावर 7 माइनस 5 4 टू द पावर 7 प्लस यहाँ 10 3 टू द पावर 7 माइनस 10 2 टू द पावर 7 अब प्लस यहाँ पे 5। तो ये आपका नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शंस यानी बीटा निकल गया। तो इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बीटा मिल जाएगा और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा अल्फ़ा मिल जाएगा। दोनों का डिफरेंस करके फैक्टोरियल 5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये हो सकता है इसका अल्टरनेटिव। तो जिस भी तरीके से आप लोग को मन करे उस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। मेरे पास 2 तरीका था, मैंने दोनों तरीका आप लोग को इस क्वेश्चंस का बता दिया हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अब हम लोग मूव करेंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का है वो है द फंक्शन एफ फ्रॉम 0 to 3 तो यहाँ पे कोड में गिवन है 1 to कितना दिया हुआ है 29 1,29 डिफाइंड वाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1 इज 1 1 एंड ऑनटो बट नॉट 1 1 या 1 1 बट नॉट ऑनटो या नाइदर 1 1 नॉर ऑनटो। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं आप लोग को पहले ही बता दिया था कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका मोनोटोनिसिटी फाइंड करते हैं कि मोनोटोनिक है या नहीं। तो अगर इसको आप लोग डिफ्रेंशिएशन कर लीजिएगा तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 6x² माइनस 30x प्लस 36. So after taking common 6 from here you will get x² minus 5x प्लस यहाँ पे आपका 6 हो जाता है। नाउ यू हैव टू फैक्टराइज दिस। अगर फैक्टराइज कर लेते हो तो क्या मिल जाता है, देखिए यहाँ पे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। सो यहाँ पे अगर इसका साइन स्कीम आप लिख लेते हो तो क्या मिल जाता है, देख लीजिए। अगर साइन स्कीम लिख लेते हो तो क्या मिल जाता है ये देखना हम लोग को। तो देखिए यहाँ पे साइन स्कीम से पता चल रहा है कि एफ डैश पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव है, यानी कि एफ डैश जो है यानी डिफरेंशिएशन केवल पॉजिटिव या केवल निगेटिव नहीं है, दोनों यानी कि फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है। मोनोटोनिक नहीं है तो क्लियर हो गया है कि ये फंक्शंस आपका क्या होना चाहिए, मेनी वन होना चाहिए। आप यहाँ पे डोमेन पे भी ध्यान देना होगा, डोमेन 0 to 3 है तो यहाँ पे 0 होगा, 0 और 3 के बीच में पॉजिटिव निगेटिव है यानी कि फंक्शन मेनी वन फंक्शन है। तो ये तो मेनी वन हो गया, तो 1 1 नहीं होगा। साथ में अब देख लेते हैं कि यहाँ पे 0 और 3 के बीच में इसका रेंज क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 से 2 में फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, यानी इस इंटरवल में यानी 0 से 2 के बीच में फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएशन पॉजिटिव यानी रेट पॉजिटिव होने के कारण फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और फिर यहाँ पे इस इंटरवल में 2 और 3 के बीच में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। 2 पे फंक्शन क्या है, देखिए 0 से इंक्रीज कर रहा है यानी 2 पे मैक्सिमम होगा और 3 पे मिनिमम होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 पे मैक्सिमम होगा और इसके पहले 1 भी आपको मिलेगा, ध्यान रखना। तो 2 पे होगा मैक्सिमम, तो देख लेते हैं मैक्सिमम कितना होता है। तो एफ का मैक्सिमम वैल्यू कितना पे होगा, तो 2 पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो 2 पे देख लीजिए क्या मिलता है। साथ में 0 पे भी कैलकुलेट कर लीजिएगा क्योंकि 0 यहाँ पे ये इंटरवल है, इसका मैक्सिमम मिनिमम इंटरवल में देखना होगा, डोमेन 0 और 3 के बीच में है। तो यहाँ से फंक्शन इस तरह से इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करने के बाद 2 पे मैक्सिमम होगा और फिर फंक्शन डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करते करते फंक्शन 3 पे जा कर के मिनिमम होगा। पता नहीं मिनिमम कितना होगा, वो रफ स्केच किया हूँ इसलिए वो ग्राफ ओरिजिनल नहीं है, बस ध्यान दीजिएगा क्या होता है। 0 पे यहाँ पे आपको 1 मिल जा रहा है, 2 पे कितना मिल जा रहा है देखिए, तो 2 इसमें रख लीजिए तो यहाँ जाएगा 2 to the power 4 माइनस हो जाएगा 2 to the power 2 यानी 4 इंटू माइनस 15 60 और यहाँ हो जाएगा 72 प्लस 1, यहाँ पे आपका हो गया 16 और यहाँ कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आ जाएगा -12 यानी +12 यानी +13 और यहाँ पे आ जाएगा और 29। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 29 यहाँ पे हम लोगों को मिल गया है, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम का बात कर लें तो मिनिमम यहाँ पे 3 पे होगा। 3 पे अगर मिनिमम कैलकुलेट करते हैं और 0 पे 1 होता है तो एफ ऑफ मिनिमम आपका जो मिलेगा एफ ऑफ 3, तो एफ ऑफ 3 पे 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1। अब इसी को कैलकुलेट कर लेना, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आ जाएगा 7 दूनी 54 और माइनस हो गया 135 प्लस 108 प्लस 1,
यहाँ कैलकुलेशन करने के बाद क्या मिलेगा, चलिए आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ पे लिखिए आप लोग कि क्या आता है। तो कैलकुलेशन करने के बाद आप लोगों को मिल जाता है 154। तो यहाँ पे आ जा रहा है इसका जो वैल्यू कैलकुलेशन के बाद वो मिल जा रहा है 28। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू मिला हम लोग को 28, बट यहाँ पे जीरो पे मिल रहा है 1 और जीरो पे कितना मिल रहा है, एफ ऑफ जीरो पे मिल रहा है 1। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि 0 एंड 3 जब डोमेन कैलकुलेट करते हैं तो मिनिमम वैल्यू 0 पे 1 मिलता है और मैक्सिमम वैल्यू 29 मिलता है। तो इस तरह से इस फंक्शन का रेंज कैलकुलेट करते हैं। जब डोमेन हम लोग 0 एंड 3 लेते हैं तो डोमेन मिलता है मिनिमम 1 और मैक्सिमम 29 मिल जाता है हम लोगों को। अब देखिए रेंज तो 1 से 29 मिल गया है। अब देखिए कि इसका कोडोमेन कितना गिवन है, कोडोमेन में 1 to 29 ही गिवन है। इसका मीनिंग है कि रेंज इक्वल टू क्या आ चुका है, कोडोमेन आ चुका है। तो यहाँ पे रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हो गया है। तो जब कभी भी रेंज और कोडोमेन इक्वल होता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, ऑनटो हो जाता है। तो यहाँ पे फंक्शन 1 1 तो नहीं है बट क्या है, ऑनटो है। तो सो दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑनटो बट नॉट 1 1। तो ये फंक्शन ऑनटो है बट नॉट 1 1 है। तो ये बी करेक्ट आंसर हो गया आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आज का होगा वो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड 0 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर एंड जी एक्स इक्वल टू 0 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। देन कहता है एफ माइनस जी इज़ क्या होगा, यानी एफ माइनस जी फाइंड करना है कि 1 1 ऑनटो है या फिर 1 1 इंटू है, या इस टाइप से आपको 1 1 एंड इंटू मेनी 1 एंड ऑनटो। तो चलिए हम लोग पता करते हैं। और इस क्वेश्चंस को अगर फाइंड करना है कि ये किस टाइप का फंक्शन है, तो सबसे पहले तो आपको दोनों फंक्शन का यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या कर लीजिए, इसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए। तो एफ माइनस जी कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना होता है कि जब हम लोग फंक्शन का डिफरेंस करते हैं तो यहाँ पे रैशनल को रैशनल वाले के साथ ही माइनस कर सकते हैं, यानी x माइनस 0, यानी यहाँ पे आपका x हो जाएगा। कब, उसके बगल में कंडीशन भी शो कर दीजिएगा, व्हेन x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। एंड साथ में देखिए इरेशनल वाले को इरेशनल वाले के साथ ही माइनस करेंगे। तो यहाँ एफ माइनस जी करेंगे यानी 0 माइनस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस एक्स, तो यहाँ पे माइनस एक्स व्हेन एक्स डजंट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कि जब रैशनल होगा तो फंक्शन का वैल्यू एक्स हो गया। तो इस टाइप से आप कह सकते हैं कि फंक्शन का वैल्यू एक्स जब एक्स क्या है, रैशनल नंबर है, और फंक्शन का वैल्यू है माइनस एक्स जब आपका एक्स इरेशनल नंबर है, यानी रैशनल नहीं है। और हम लोग का नंबर थ्योरी का कॉन्सेप्ट है कि नंबर लाइन पे 1 रैशनल नंबर के बगल में विसिनिटी में एक इरेशनल नंबर होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे और इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग को इसको और अच्छा से अगर समझना चाहते हैं, बारीकी से समझने के लिए ग्राफ अगर स्केच कर ले तो काफ़ी ज़्यादा आपको इसको समझने में हेल्प मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे ग्राफ स्केच करते हैं y इक्वल टू एक्स का। तो y इक्वल टू एक्स का देखिए ये ग्राफ हो गया। और फिर आप क्या कर लीजिए, y इक्वल टू माइनस एक्स का भी ग्राफ स्केच कर लीजिए। तो y इक्वल टू अगर माइनस एक्स का ग्राफ स्केच करें तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। ये आपका हो गया y इक्वल टू प्लस एक्स और एक हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स। याद रखना है कि ये लाइन तभी सेलेक्ट करेंगे जब x रैशनल नंबर होगा, और ये लाइन तभी सेलेक्ट करेंगे जब x इरेशनल नंबर होगा। अब देखिए अगर 0 से स्टार्ट करें तो 0 एक कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो रैशनल को चलिए हम लोग ऐसा करेंगे, डीप से शो करेंगे रैशनल को। ये आपका रैशनल को इंडिकेट करेगा और ये आपका इरेशनल को इंडिकेट करेगा।
तो चलिए हम लोग रैशनल यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर ही लेते हैं। ये आपका हो गया रैशनल, इसके विसिनिटी में आपका हो जाएगा इरेशनल, फिर इसके बगल में एक इरेशनल नंबर लीजिएगा। तो यहाँ पे इरेशनल नंबर को हम लोगों को डीप करना है, तो डीप कर देता हूँ। ठीक है, इसके लेफ़्ट साइड में भी आपका इरेशनल हो जाएगा, तो ये आपका इरेशनल हो गया। फिर इसके बगल में एक रैशनल नंबर आपको सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर इरेशनल, फिर इस टाइप से रैशनल, फिर इरेशनल, और इधर भी इस टाइप से बना लीजिए। तो इस टाइप से आप रैशनल के बगल में इरेशनल, इरेशनल के बगल में रैशनल, ऐसा नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट है। और इसी को फॉलो करके हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब देखिए रैशनल के लिए तो ये पॉइंट मिल गया। अब देखिए इरेशनल के लिए ये ग्राफ, यानी कि आपका फंक्शंस का जो वैल्यू मिलेगा जस्ट इसके नीचे मिल जाएगा, और इसके नीचे का मीनिंग कहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया। तो ये आपका मिल गया इरेशनल के लिए। और फिर अगर लेफ़्ट साइड में बात करें तो लेफ़्ट साइड में भी ये इरेशनल है, तो इरेशनल के लिए ये लाइन है। तो यहाँ पे अगर फंक्शन का वैल्यू देखेंगे तो ऊपर चला जाएगा, यानी जस्ट इसके ऊपर में आपको मिल जा रहा है यहाँ पे। अब देखिए अगर यहाँ पे बात करें रैशनल का, तो रैशनल जस्ट यहाँ पे मिल जा रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको मिल जा रहा है। और अगर फिर इरेशनल का बात करें तो फिर यहाँ पे चला आएगा ये बिलो। और अगर यहाँ पे बात करें तो ये कैसा है, ये रैशनल के लिए, तो जस्ट नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ पे इस टाइप से। और यहाँ पे बात करें तो जस्ट इसके नीचे फिर ऐसा, फिर सिमिलर वे में अगर बढ़ेंगे हम लोग तो ऐसा मिलते जा रहा है। तो ये देखिए इस टाइप का हम लोग को मिल रहा है ग्राफ। यानी ग्राफ जो है उसका वैल्यू, यानी y का वैल्यू जो मिलेगा कुछ इस टाइप का वैल्यू मिल रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो आइदर हॉलो बॉल से या फिर किससे मिलता है, सॉलिड बॉल से मिलता है, यानी दोनों बॉल से एक साथ में नहीं मिलता है। कहने का मीनिंग और अच्छे से क्लियर होगा आप लोग को। तो यहाँ पे ऐसा समझिए कि इस पॉइंट पे यहाँ पे मिला ग्राफ का वैल्यू, और यहाँ पे आपका जस्ट फंक्शन का वैल्यू ऊपर मिल गया, यानी कि यहाँ पे मिल गया है। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो हम लोग को फंक्शन को ओनली वन पॉइंट पे ग्राफ को कट करता है। अब देखिए जब कोई हॉरिजॉन्टल लाइन फंक्शन को वन पॉइंट पे कट करता है तो वैसे फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शन बोल देते हैं। तो ये आपका वन वन फंक्शन हो गया। साथ में यहाँ पे देख सकते हैं कि y का वैल्यू किस तरह से बढ़ते जा रहा है, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक आ जा रहा है, यानी रैशनल और इरेशनल का सम जो कि रियल नंबर होगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो रेंज है वो टोटल रियल नंबर आ रहा है। सो अगर यहाँ पे देखा जाए तो फंक्शंस का जो रेंज है वो रियल नंबर है, और कोड डोमेन यहाँ पे गिवन नहीं है। और कोड डोमेन का बात करें तो यहाँ से समझ सकते हैं कि इसका कोड डोमेन रियल नंबर है, क्योंकि इस फंक्शन में कहीं कोड डोमेन का यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया हुआ है। तो आपको वैसे केस में समझना है रियल नंबर ही इसका कोड डोमेन है, और रेंज भी इसका रियल नंबर आ रहा है। सो इट इज़ ऑनटो फंक्शन। यहाँ पे रेंज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, आपका कोड डोमेन मिल जा रहा है। तो रेंज और कोड डोमेन इक्वल हो रहा है। साथ में हॉरिजॉन्टल लाइन फंक्शन को ओनली वन पॉइंट पे कट करता है, इसलिए वन वन हो गया है। तो वन वन एंड ऑनटो ये फंक्शन होगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करें। गाइस यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है आप लोग के सामने वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस को आप लोग समझने का कोशिश करिएगा। ये एक सेट ए दिया हुआ है, अनदर सेट बी गिवन है, एंड एक फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी डिफाइन किया गया है, और बोला जा रहा है आप लोग को कि फंक्शन अगर इंजेक्टिव हो यानी फंक्शन वन वन हो, और अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि अगर आई के साथ मैप ना करे, तो नंबर ऑफ सच मैपिंग्स आर, यानी कि इस टाइप के कितने मैपिंग यानी कितने फंक्शंस पॉसिबल हैं। तो वैसे के फंक्शंस यानी नंबर ऑफ फंक्शंस आप लोग को कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे देख लीजिए ए एक सेट गिवन है 1 2 3 4, अनदर सेट यहाँ पे बी गिवन है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे फंक्शन एफ हम लोग इस टाइप से यहाँ पे बना लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि अगर 1 को 1 के साथ मैप कराते हैं तो ऐसा नहीं कराना है, 2 को 2 के साथ मैप नहीं कराना है, 3 को 3 के साथ मैप नहीं कराना है, 4 को 4 के साथ मैप नहीं कराना। तो
तो यहाँ पे फर्स्ट केस ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं कि 5 एंड 6 जो है वो मैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। केस 1 समझिएगा। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग काफ़ी बारीकी से समझेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लीजिएगा। क्वेश्चंस मिलते के साथ आप ये मत समझिएगा कि क्वेश्चंस जो है वो तुरंत ट्रिक से बन जाएगा। तो हर एक क्वेश्चंस को हम लोग ट्रिक से नहीं बनाते हैं। अगर जी एडवांस का क्वेश्चंस है तो वैसे क्वेश्चंस ही दिया जाता है जिसको ट्रिक से बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो वैसे क्वेश्चंस को कूल होकर के सोचिएगा और फिर आप उसको सॉल्व करिएगा। अब देखिए यहाँ पे केस 1 हम लोग समझते हैं कि 5 एंड 6 जो है वो मैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। इफ़ 5, 6 are not participate in mapping, 5 and 6 are not participate in mapping या 5 and 6 don't participate in mapping। तब हम लोग इस केस में देखेंगे कि कितना फंक्शंस जो है वो क्या होगा, वन फंक्शन कितना बनेगा इस केस में जब 5 एंड 6 को मैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वन फंक्शन कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वन फंक्शंस का बात कर लें तो यहाँ पे 1 के साथ नहीं, 1 किसी और के साथ। यहाँ पे देखिए डोमेन में 1 2 3 4 है और को डोमेन में भी 1 2 3 4 है। अब 1 के साथ मैप नहीं करना चाहिए, 2 के साथ नहीं, 3 के साथ नहीं, 4 के साथ नहीं। तो ये जस्ट लाइक ऐसा है कि 4 लेटर है एंड 4 लेटर बॉक्स है। अब कोई भी लेटर अपने सही बॉक्स में नहीं जाए, कितने तरीके से अरेंज करिएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग रीअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं और रीअरेंजमेंट ऑफ 4 थिंग्स यहाँ पे करना होगा। और 4 थिंग्स का रीअरेंजमेंट करने का कितना टोटल तरीका होता है, तो 9 तरीका होता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए केस 2 समझिए। केस 2 क्या होगा, तो केस 2 में ये सोचना है कि इसमें से कोई एक पार्टिसिपेट करता है। इफ़ एनी वन ऑफ 5 एंड 6 पार्टिसिपेट इन मैपिंग। देखिए जो सेकंड केस है उसमें हम लोग किसी एक को पार्टिसिपेट कराए हैं मैपिंग में। तो पार्टिसिपेट जब किसी एक को हम लोग मैपिंग में कराएंगे तो उसके लिए हम लोग को सोचना है कि क्या होगा। देखिए यहाँ पे अगर पार्टिसिपेट कराते हैं तो आपके पास क्या होगा कि ये दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा और इसमें से 3 को सेलेक्ट करना होगा। तो ऐसा कर लीजिए, पहले तो 4 में से 3 एंड 2 में से 1 सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपको फिगर मिल रहा है। किस टाइप का, यहाँ पे तो डोमेन में 1 2 3 4 और को डोमेन में 1 2 3 सपोज कीजिए कि सेलेक्ट हो गया। अब 5 6 में से कोई एक सपोज कर लीजिए 5 सेलेक्ट हो गया। अब उसी को आपको मैपिंग कराना है इस तरह से कि 1 के साथ नहीं, 2 के साथ नहीं, 3 के साथ नहीं, 4 किसी के भी साथ मैप हो सकता है। तो बट यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं कि 4 जब 5 के साथ मैप होता है तो क्या होगा। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कि 4 5 के साथ मैप हो और 4 5 के साथ मैप ना हो। अगर 4 को 5 के साथ मैप कराते हैं तो कितना बनेगा, तो यहाँ पे 4 को 5 के साथ मैप कराने का 1 तरीका एंड ये तीनों को ये तीनों के साथ रीअरेंज कराने का तरीका, 3 थिंग्स का रीअरेंजमेंट का 2 तरीका। तो यहाँ पे आपका हो गया 1:2 प्लस अगर मान लीजिए कि 4 जो है वो 5 के साथ नहीं बल्कि ये तीनों में से किसी एक के साथ यानी 3C1 पहले तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसमें से किसी एक के साथ ये मैप करेगा। सपोज कीजिए 4 के साथ ये मैप कर गया तो आपके पास किस तरह का फिगर बच रहा है, देखिए कुछ ऐसा 1 2 3 और राइट साइड में 1 3 5। अब आपको यहाँ पे समझना है कि अगर 2 5 के साथ मैप हो जाता है, 2 किसके साथ 5 के साथ मैप होता है 1 तरीके से, तो बाकी 2 का रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा तो 1 तरीका से। या अगर 2 5 के साथ मैप नहीं होगा तब क्या होगा, तो अगर 2 5 के साथ मैप नहीं होता है
तो थ्री थ्री के साथ मैप नहीं करना, वन वन के साथ नहीं, तो थ्री थिंग्स का डी-अरेंजमेंट करना होगा, यानी टू तरीके से। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि टोटल कितना नंबर ऑफ बेस हो गया है, यानी टोटल कितना वन वन फंक्शन बन गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बना है। तो 4 से 3 का वैल्यू 4 इंटू 2 8 इंटू यहाँ पे 2 यहाँ 3 इंटू यहाँ पे 2 + 1 3 गुना 3 9 + 2 11, तो यहाँ पे 11 यानी 88 फंक्शंस यहाँ पे बन चुका। तो यहाँ पे लिख लीजिए, इन द इफ़ एनी वन ऑफ 5 and 6 पार्टिसिपेट्स इन मैपिंग देन नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, देन नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस इक्वल टू आपको कितना मिल गया, 88 फंक्शन मिल गया है। अब लास्ट केस है कि 5 6 दोनों मैपिंग में अगर पार्टिसिपेट करेगा तब कितना होगा। तो लास्ट केस में हम लोग देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। व्हेन बोथ 5 and 6 पार्टिसिपेट इन मैपिंग, इफ बोथ 5 and 6 participate in mapping, 5 and 6 दोनों अगर मैपिंग में पार्टिसिपेट करता है तो क्या होगा। तो यहाँ पे आपके पास है 1 2 3 4 5 6 और इधर है 1 2 3 4। आपको ये दोनों को मैपिंग में रखना है, तो इसमें से भी दो ही सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वन वन फंक्शन जो होगा वो कितना फंक्शंस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले तो 4 में से 2 थिंग्स को सेलेक्ट कर लीजिए और 2 में से भी 2 थिंग्स को सेलेक्ट कर लीजिए। अब उसका मैपिंग कराइए। तो कुछ ऐसा फिगर मान लीजिए यहाँ पे आ गया 1 2 3 4, इधर से 2 नंबर सेलेक्ट हुआ और यहाँ से 2 नंबर सेलेक्ट हुआ। अब इसी से आपको इसी में मैपिंग कराने का तरीका फाइंड करना। तो क्या तरीका होगा ये देखिए। तो यहाँ पे जो हम लोग मैपिंग कराने का जो तरीका ढूंढेंगे वो देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले ये सोचिए कि ये चारों प्लेस पे अगर अरेंज करना चाहते हैं तो कितना तरीका। तो 24 यानी फैक्टोरियल 4 यानी कि 24 तरीके से अरेंज होगा। अब ये सोचिए कि अगर ये दोनों में से कोई एक सही प्लेस पे चला जाता है, उसको हम लोग माइनस करेंगे। तो अगर दोनों में से एक यानी कि अगर 1 सही जगह पे चला जाता है एक तरीके से, बाकी कोई सही जगह पे नहीं जाता है, यानी कि हम लोगों को क्या करना है फिर यहाँ पे। तो 2 को 2 के पास नहीं, यानी 2 को 2 तरीके में से 2 में से किसी एक के पास भेज सकते हैं, यानी 2 तरीका होगा। और तब उसके बाद ये दोनों के लिए भी कितना। तो अगर ये मान लीजिए यहाँ पे चला गया तो बाकी आपको ये दोनों के लिए क्या होगा। तो यहाँ पे 3 को 2 से और 4 को 6 से, यानी कि और इसको आप इस तरह से इंटरचेंज, यानी 2 तरीके से आप उसको भी आपस में क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। यानी ये हुआ कि 2 अगर 2 के पास नहीं जाता, यानी कि 2 को 2 के पास, तो ऐसे भी आपको इस केस में नहीं मैप कराना होगा। अब देखिए, अब जो सेकंड जो पॉइंट हम लोग को क्लियर करना है यहाँ पे कि दोनों अगर सही जगह पे चला जाता है, तो दोनों सही जगह पे चला जाएगा तो या मीन्स प्लस, अगर दोनों सही जगह पे चला जाएगा तो फिर क्या करेंगे हम लोग। तो ये तो दोनों सही जगह पे एक एक तरीके से चला गया। अब बाकी ये दोनों क्या होगा, तो आपस में ये दोनों जगह पे कितने तरीके से, यानी 2 तरीके से चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको टोटल देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना तरीका मिल रहा है। टोटल यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा 4C2 का मीनिंग 6 और 2C2 का मीनिंग 1 इंटू यहाँ पे हो गया 24। अब माइनस यहाँ पे देख सकते हैं कितना। तो यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है 2 इंटू 2, अब प्लस यहाँ पे मिल रहा है 2 और 2, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 6 है। तो 6 यहाँ पे माइनस कर देना है हम लोग को। तो यहाँ पे आ जाएगा
तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें नंबर ऑफ वन वन फंक्शन तो क्या होगा, इसमें से ये देखिए ये चारों तो जैसे है वैसे रहेगा। यहाँ पे ये चारों में से किसी दो को सेलेक्ट कर लीजिएगा 4C2 तरीके से, एंड ये दोनों में से दोनों को सिलेक्ट करना है तो 2C2 तरीका। एंड यहाँ पे आप देखिए जो आपका फॉर्मेट मिलेगा कुछ इस टाइप से। तो अब यहाँ पे इसका जो मैपिंग कराने का तरीका होगा, तो हम लोग इसको अगर कंट्राडिक्शन से सोच लें, ऐसा सोच लें कि पहले तो 4 थिंग्स को 4 जगह पे अरेंज करने का जो तरीका होगा वो होगा फैक्टोरियल 4 माइनस क्या होगा, अगर एनी वन ऑफ गोज टू राइट प्लेस, यानी अगर वन को हम लोग राइट प्लेस पे भेज देते हैं तो कितना तरीका से वो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 2 जो है वो राइट प्लेस यानी कि 2 पे नहीं जाएगा। तो 2 को आपको प्लेस करने के लिए कितना तरीका होगा, तो यहाँ पे ये देखिए तो इसमें से कौन सा 2 में से कोई एक को राइट प्लेस पे भेजना है। तो यहाँ पे 2 में से पहले एक को सेलेक्ट कर लीजिए, सपोज कीजिए 1, तो 1 अपना राइट प्लेस पे चला गया। फिर 2 को ये यहाँ नहीं भेजना, तो बाकी ये 2 को कितने तरीके से, 2 तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। बाकी अगर आपका अरेंज हो गया तो ये दोनों जो बचा उसको ये 2 प्लेस पे फिर से आप फैक्टोरियल 2 तरीके से यानी 2 तरीके से उसको भी अरेंज कर सकते हैं। और सेकंड केस होगा कि अगर सेकंड केस क्या होगा वो समझिएगा, 1 2 5 6 है, ये दोनों अगर राइट प्लेस पे चला जाता है तब जो आपको अरेंज करने का तरीका होगा वो क्या होगा, 2 तरीका होगा। इस तरह से टोटल कितना तरीका हुआ, तो 6 × 1 24 माइनस यहाँ पे 8 2 10, यानी टोटल आपका यहाँ पे 10 माइनस कर लेना है। तो इस तरह से 6 × 14 यानी कितना आ जाएगा, 84 तरीका। अब 84 तरीका हो गया तो टोटल नंबर ऑफ बेज क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ बेज आपका हो गया 9 + 88 + 84 यानी 181 तरीका, यानी टोटल आपका नंबर ऑफ बेज हो गया 181 वेज। यानी यहाँ पे टोटल जो आप फंक्शन बना सकते हैं वो कितना फंक्शन बना सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन आपको बनेगा यहाँ पे 181। तो इस तरीके से आप लोग PNC के हेल्प से आप टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस पता कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सेट ऑफ वैल्यू ऑफ a फॉर विच द फंक्शन a फ्रॉम रियल टू रियल गिवन y f(x) = x³ + a + 2x² + 3x + 10 is 1 1 is given y। तो ये फंक्शन अगर 1 1 है तो कहता है a का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 1 होने के लिए क्या करते हैं, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। कर दीजिए डिफ्रेंशिएशन इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x² प्लस यहाँ 2a + 2 × x + 3a। अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए अगर फंक्शन 1 1 है तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन आइदर पॉजिटिव या निगेटिव। x² का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1 है, सॉरी 3 है जो कि पॉजिटिव है। तो यहाँ x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यानी ये फंक्शंस को पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर ये फंक्शन पॉजिटिव होगा तो इसका क्या होगा, ग्राफ अगर देखिएगा तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। तो अगर ग्राफ इस टाइप का बनता है, क्योंकि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ओपन अपवर्ड होगा, ऐसा ग्राफ भी हो सकता है। और अगर ऐसा ग्राफ बनाते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, और ऐसा ग्राफ भी यहाँ पे नहीं बना सकते हैं। अगर ऐसा ग्राफ बनाते हैं तो ओपन अप तो है लेकिन फंक्शंस x के कुछ वैल्यू के लिए निगेटिव भी है और कुछ वैल्यू के लिए पॉजिटिव भी है। तो ये दोनों तो ग्राफ कैंसिल हो जाएगा, बच गया ये 2 ग्राफ। तो इसके लिए आपका d का वैल्यू 0 और इसके लिए d का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन मोनोटोनिक होगा यानी 1 1 होगा। फॉर f(x) टू बी 1 1 डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। अब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 4a + 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 3 × 3a। ये आपका हो जाना चाहिए कितना, सॉरी यहाँ पे कितना होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए।
तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ 4 को कैंसिल कर लीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए, ये A² प्लस यहाँ पे आ गया 4A प्लस 4 माइनस 9A लेस देन इक्वल टू 0। अभी क्या आ जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं, A² माइनस यहाँ पे आपका आ गया 5A और प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। सिंप्लीफाई करने से आपको यहाँ पे मिल जा रहा है A-1 इंटू A-4 लेस देन इक्वल टू 0। इसे इनइक्वलिटी को अगर सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है A का वैल्यू 1 to 4। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि आपका A का वैल्यू 1 to 4 होगा तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, 1 फंक्शन हो जाएगा। तो फंक्शंस का मैं आप लोग को काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कराया हूँ और इससे आपका फंक्शंस का ऑलमोस्ट सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। IITs में जितने भी प्रॉब्लम आते हैं इसी से रिलेटेड आता है, तो इसको रेगुलरली आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। इसके बाद जस्ट फंक्शंस का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को टाइप ऑफ फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डिस्कस करूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय टू ऑल ऑफ यू।